भेजिए फराज जर्नल से बड़ा बात पेज नंबर 57 पर आ जाएगा जरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था ये अल्लाह का शुक्र है एक नजर रिवाइज कर लें कहाँ तक पहुंचा था सबसे पहला काम क्या हुआ उससे क्या पता चला लिमिटिंग फैक्टर कौन कौन सा लिमिटिंग फैक्टर निकला था सर ये मटेरियल डी के स्केल लेवल फिर क्या किया था फिर हमने रैंकिंग का टेबल बनाया था रैंकिंग का टेबल है बस यही किया ना और रैंकिंग के टेबल में हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसलिए निकाली थी क्योंकि आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं ठीक है चले मटेरियल के एंगल से रैंकिंग कर लेते हैं अच्छा सॉरी अपनी चीज एक्सपोर्ट्स को क्यों नहीं कंसिडर किया यार एक्सपोर्ट्स की प्रेफरेंस थी देयरफॉर उसे तो बिफोर एनी रैंकिंग बनाना रैंकिंग करके बस अब डिसाइड ये करना है कि C031 को प्रेफरेंस दें या D032 को प्रेफरेंस नहीं मतलब कर ये रहे तो यहाँ से क्या पता चला D032 को करें जी रहे D032 has highest contribution per limiting factor per kg of limiting factor ठीक है चलो आगे एक बेटा बात अभी खत्म नहीं हुई अब नेक्स्ट जो बात है वो नहीं है इसलिए सुनना सिर्फ मटेरियल भी लिमिटेड नहीं है स्केल्ड लेबर भी लिमिटेड अब उसके एंगल से रैंकिंग देखें स्केल्ड लेबर और पर मतलब ये जो काम हुआ यहाँ से यहाँ तक ये जब मटेरियल बी के एंगल से हुआ तो कहाँ तक वंस अगेन कॉमन होगा डाटा इस नेक्स्ट के एंगल से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब दोबारा शुरू होगा लेकिन अब इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का लिंक किससे करना स्किल्ड लेबर आवर्स पर यूनिट बताएंगे क्या दोबारा देख डाटा का 1 unit of C031 requires 2.4 hours and 2 hours respectively. Next contribution per skilled labor. लिखें कंट्रीब्यूशन पर स्किल्ड लेबर और कैसे निकालना एक आध वर्किंग लिख के ऊपर आया था 330 डिवाइड बाय 3.5 तो 330 डिवाइडेड बाय 2.4 आंसर आएगा 137.5 159.5 अब यहाँ आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन बाद में पहले इसके मुताबिक फैसला कर लीजिएगा रैंकिंग करें रैंकिंग 1 इसको लेबर का घंटा लगाना बेनिफिशियल है ठीक है सर तो अगर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो भी जाए तो आपने सिंपली क्या करना है अलग अलग वर्किंग करना है अब इस सिचुएशन में
D03132 जो है D032 उसका रैंक 1 आता है दोनों के एंगल से। तो दोनों के एंगल से मतलब मटेरियल बी भी पहले इसको लगा और लेवल पहले इसको लगा। तो आपके जहन में क्वेश्चन ये आ सकता है क्या अगर ये इधर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के अगली बारी बात सुनिएगा, ये बात अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपके लेवल पे भी कोई लिमिटिंग फैक्टर एक से ज्यादा होगा भी तो उसकी फिर जो रैंकिंग होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इससे ये वाली जो बात है ये अभी फिलहाल आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो फिर एक और लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती हैं, तो वो फिलहाल हमारी बहस में नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फिगर? अल्हम्दुलिल्लाह क्या रैंकिंग हो गई है और रैंकिंग के बाद अब क्या करना है? ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। तो यहाँ तक काइंडली इकट्ठे हो रहे हैं तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान की बात करें। नो सर, गेम स्टिल ऑन। अब ये किसने कहा? मुझे चांस तो नहीं। नेक्स्ट हेडिंग देखें सर, बल्कि हेडिंग नहीं, शायद हमारे कस्टम की रिक्वायरमेंट थी। सफा थोड़ा होता है आ जाए उस पर थोड़ा। अब क्या बनाना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट? ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान आपने 1 2 मेरे साथ बना लिए हुए हैं और शायद घर भी बनाए कल आप। तो जरा एक सेकंड देख के रिवाइज करके मुझे बताएं मैं अब करूंगा क्या। मैं नहीं इधर एक सेकंड जरा काट, एक सेकंड। अब अवेलेबल की यूटिलाइजेशन करनी है, लेकिन ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनता किसके लिए है? जरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखें। ये जो कंबर कल कर रहे हैं, स्टार्ट में हमने 2 वर्किंग्स की हैं, मशीन आरसीबी, लेबर आरसीबी, ये सर। लेकिन डेफिनेटली वहां सिर्फ एक ही आइडेंटिफाई हुआ था लिमिटिंग फैक्टर एंड दैट वाज मशीन आवर्स, लेबर आवर्स। तो फिर मैंने जब ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाया तो मैंने सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर के एंगल से बनाया। तो ये जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान होता है ये लिमिटिंग फैक्टर की यूटिलाइजेशन के लिए होता है। तो यहाँ जरा बोर्ड पे देखें। अब ये एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान नहीं बनेगा, ये मटेरियल बी कैसे इस्तेमाल होना है और उसकी लेबर आवर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ना। ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कितने बनेंगे? जितने लिमिटिंग फैक्टर होंगे। तो अगर एक है तो एक है, अगर एक से ज्यादा तो ज्यादा। तो फिर उसके बाद फिर एक हमारी फाइनल कंक्लूजन बननी है। तो जरा ये भी स्टेप अभी देखने वाला। तो मटेरियल बी ये करवा दें, बाकी दूसरा कीजिएगा। तो फाइनली एक दफा खुद कर कीजिएगा। करना है क्या? अवेलेबल को यूटिलाइज करना। अवेलेबल कितना करवा दें सच्ची बात, जल्दी से करवा दें बस। 3,32,400 kgs अवेलेबल है। डेफिनेटली सबसे पहले तो किसको लगा दें बिफोर एनी रैंकिंग? इसमें से एक्सपोर्ट्स को लगना, उसके लगने के बाद जो बचना है उसकी रैंकिंग हुई। एक्सपोर्ट्स को खत्म करें साइड पे। एक्सपोर्ट यूनिट्स को 25। तो अब यहाँ टाइम सेव कर लेना, बार बार हम लिख के करने की बजाय 25,000 किसके मल्टीप्लाइड बाय ढूंढने के जिस 3.5 प्लस 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.6। कंबाइन आंसर बताओ जी। 149,900। ये शायद पहले भी वर्किंग हुई, अगर वहां से देख के भी लिखना चाहते पहले देखे ना यार क्या हो गया, एक मुसलसल एकदम लिखना शुरू करते। ये 149,900 कल भी आपने शायद कैलकुलेट करवाया, तो अगर वहां से देख के लिखना चाहते वहां पे तो अब रिमेनिंग यहाँ बचा कितना? 182,500। अब इस रिमेनिंग की यूटिलाइजेशन कैसे? पहले क्या D032 उसके यूनिट्स बनने कितने रिक्वायर्ड कितने? ढूंढे 50,000 यूनिट्स बनाने और एक यूनिट ने कितने केजी ले जाने इंटू 2.6 सॉल्व कर 1,30,000
क्या आप सारे बन सकते हैं? तो D032 जो लोकल है ये सारा बन जाएगा। अब रिमेनिंग कितना बचेगा जी? 52,500। ये अब किसके लिए अवेलेबल रहा? लोकल C031। इसके एक यूनिट ने कितने केजीज लेने? इसके एक केजी ने कितने, इसके एक यूनिट ने कितने केजी ले लेने? 3.5। अब यहाँ एक रिवर्स वर्किंग बन सके होगा 15,000 केजीज बस, सॉरी 15,000 यूनिट्स बस बन सकेंगे अब अवेलेबल केजीज की बेस पे। ठीक है, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वो अगर हम वर्किंग करके अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, और जिसका मैंने फर्स्ट टाइम करके दिखाई। अगर आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन को देखेंगे और लिमिटिंग फैक्टर इग्नोर करेंगे तो दोबारा अगर देखना चाहते हैं दोबारा देख सकते हैं। हाँ, ये जरा सही करें, थोड़ा सेटिंग ठीक है। स्क्रीन की सेटिंग भी खराब थोड़ी, अभी भी खराब है, थोड़ी सही करें तब। अच्छा, तो एक्सपोर्ट्स बन जाएंगी, लोकल बन जाएंगे डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स के बाद ही कुछ ना बचे, और अगर एक्सपोर्ट्स भी ना बन सके तो हम बता देंगे बस इतनी बन सकती है। ये बताना अगर लिख लिया तो, बल्कि अगर लिख लिया तो दूसरा करें। कौन सा करें? सर आंसर बताइएगा सर, एक्सपोर्ट्स का कितने आवर्स बनता है? दोबारा बता, समझ नहीं मुझे आवाज नहीं आई, मैंने कहा किया तो हुआ था। पूरे पूरे सर, रिमेनिंग बचाए कितने में से? D032 को कितने लगेंगे? 1,44,000 किसके लिए बचे? एक यूनिट ने कितना, ये वाली बातें तो क्लियर है, ये जो मैं रिवर्स आता हूँ कभी आगे जाता हूँ। 18,333।
ये ठीक है सर? ठीक है सर, ये भी कंक्लूजन रहती है अपनी जरा दोनों वर्किंग्स देखें और शायद अभी आखिरी एक डिसीजन रहता है। स्पीड अप हो रहा है सर, क्या लिखे जा रहा है? क्या एक्सपोर्ट्स बन जाएंगी सारी? क्या D032 के लोकल 50,000 यूनिट्स भी बन जाएंगे सर? लेकिन लास्ट क्लास वर्किंग देखें दोनों तरफ। मटेरियल बी लगा के कितने यूनिट्स बस बन सकेंगे? 15,000। लेबर वाली वर्किंग क्या कहती है? तो शायद एक आखिरी डिसीजन रहता है। 15,000 बन सकेंगे लोकल C031 या 18,333 बन सकेंगे? 15,000 यूनिट्स पे केजीज लगा लेंगे और जब बाकी 3,333 होंगे उन पर सिर्फ लेबर लगा लेंगे। यहाँ एक मसला है, लेबर डेफिनेटली अवेलेबल है 18,333 यूनिट्स की, लेकिन केजी सिर्फ कितने अवेलेबल हैं? तो कितने बन सकेंगे? सोच लें जरा। लेट्स अज्यूम लेबर का आंसर आपका 10,000 यूनिट्स आते हैं, तो डेफिनेटली फिर कुछ केजीज अनयूटिलाइज रह जाते हैं। मटेरियल भी लगना है, लेबर भी लगनी है। तो अगर 10,000 आवर्स बस बचते, 10,000 यूनिट्स के लिए आवर्स बचते, तो डेफिनेटली 5,000 यूनिट्स अगर फर्दर मटेरियल के एंगल से बन भी सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकेंगे? क्योंकि लेबर के पास टाइम ही नहीं से फिनिश करने के लिए। तो यहाँ शायद एक फिर लोअर ऑफ की तरफ जाएंगे हम, एक लास्ट डिसीजन लेने के लिए। लोअर ऑफ ही हायर ऑफ, मतलब अकॉर्डिंग टू 18,333 जो आंसर है हमारा, इससे बस अब कितने लोकल C031 बनाए जा सके? डेफिनेटली लेबर कितने यूनिट्स की अवेलेबल है, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा 15,000 सुपर यूनिट्स हैं उनके लिए केजीज अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो लास्ट कंक्लूड करें जरा। वी कैन ओनली प्रोड्यूस 15,000, 18,000, 15,000 units of local C031 after export sale units and local D032 because shortage of material. कंफ्यूजन तो नहीं हो रही मेरी बात से? Any confusion? No. Not really? Yeah. Question number 3 सर, उसमें तो नहीं है मसला? No sir. पढ़ा ही नहीं? पेज नंबर 58 पे आना सर। आइए एक और क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले पेज नंबर 58 पे मेरे पिछले देख की जरा रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 4 तक आए थे हम, एक नजर देखें इन क्वेश्चन। अब करवाना है सर जी लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उससे पहले जरा रिवाइज करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें लिमिटिंग फैक्टर था सर, लेकिन आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं था। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से गेम चली। क्वेश्चन नंबर 2 लिमिटिंग फैक्टर था, आउटसोर्सिंग ऑप्शन भी अवेलेबल थी और सबकी अवेलेबल, क्विल्ट कवर, पिलो कवर, बेडशीट सबकी अवेलेबल थी।
तो हमने सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर से वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 3 भी अगर आपने किया तो पार्ट ए में शायद लिमिटिंग फैक्टर के साथ परचेज ऑप्शन नहीं थी, फिर दूसरे में परचेज ऑप्शन थी, और अगर परचेज ऑप्शन थी तो तीनों की थी। फोर्थ क्वेश्चन देखा, जब भी क्वेश्चन हमने किया इसमें परचेजिंग ऑप्शन किसी की भी नहीं थी, तो हमने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से वर्किंग की। अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें या तो परचेज ऑप्शन है और या नहीं, अगर है तो फिर सबके लिए है, और अगर नहीं है तो फिर किसी के लिए भी नहीं। लेकिन क्या समटाइम्स ये सिनेरियो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम खरीद सकते हैं मार्केट से, और कुछ प्रोडक्ट्स जिस तरह की हम बनाते हैं उस तरह की सपोज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अभी तक क्या हो रहा है, या तो परचेज ऑप्शन है और या नहीं है सबके लिए। लेकिन समटाइम क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके लिए परचेज ऑप्शन नहीं है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी परचेज ऑप्शन है। मींस एक ही सवाल में दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए। तो अगर इकट्ठी हो जाए तो देन कोई इशू नहीं है। जिन प्रोडक्ट्स की परचेज ऑप्शन नहीं होगी उनके लिए हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और जिनकी परचेज ऑप्शन होगी उनके लिए सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर तक आके फिर रैंकिंग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एक ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ, पहले उसको जरा पढ़ें। If there is a limiting factor and some products can be outsourced, क्या मतलब, उन्हें बाहर से खरीदा जा सकता है, while others are not, then contribution per unit for those products, then calculate the contribution per unit for those products which cannot be outsourced, and calculate saving by producing per unit for those products which can be outsourced। अब डेफिनेटली यहाँ शायद एक स्टेप पहले लिखा हुआ है, डेफिनेटली जहां तक ये बात लिखी हुई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड सेविंग पर यूनिट, उसके बाद भी कोई स्टेप होता था, कौन सा वाला, फिर लिमिटिंग फैक्टर लिख के फिर फर्दर एक वर्किंग करेंगे। तो किन के लिए कंट्रीब्यूशन और किन के लिए सेविंग, ऑल अदर डिस्कशन रिमेन्स है, आज अप्लाई करें। ये काफी लेंथी सा सवाल है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस फिर हजम करने पड़ते हैं, अब्सॉर्ब करने पड़ते हैं, डाटा ढूंढना पड़ता है। Autry Limited produces and markets 3 products by the name of Alpha, Beta, Gamma. Following information is available from the AL's record for the manufacture of each unit of these products. Sale price per unit. Material A, ब्रैकेट पढ़े, आगे देखें, मेरी बात भी सुनो। 2 kgs, 0 kgs एंड 3 kgs। इन दिनों के लिए टेबल्स बचपन में याद किए थे यार, नहीं बनी बात। मटेरियल बी के आप बोले kgs, 2 kgs, 3 kgs, 4 kgs। और यार 12, 18, 24 लिखा हुआ, किन चक्करों में पड़ेगा? वो क्या लिखा हुआ, वो क्या लिखा हुआ, वो रुपीज लिखे हैं, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, पर केजी रेट लिखा हुआ। दोबारा आ जाए जरा, बी 2, 3, 4 kgs रिस्पेक्टिवली। लेबर गेम ऑन 10 रुपए क्या है पर आवर, 25 रुपए, 2.5 आवर्स, 3 आवर्स, 2.5 आवर्स। देन उसके बाद लिखा वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन, और एक कॉलन है, मतलब 2 डॉट्स बने हुए, ये कॉलन अगली 2 बातों के साथ शायद है। मींस वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स भी दिए हुए हैं एंड वेरिएबल ओवरहेड्स मशीन आवर्स की बेस पे भी दिए हैं। ये सही है मेरी बात? पहले तो ये बात देख लें जरा। वेरिएबल ओवरहेड्स किस किस की बेस पे है? लेबर आवर्स की बेस पे भी है, मशीन आवर्स की बेस पे भी। तो लेबर आवर्स पे एक और हिम्मत चाहिए। 1.5 रुपीस क्या है, पहले तो इसका नाम बताओ। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट डाटा, पर यूनिट, इन हाउ मेनी लेबर आवर्स?
नहीं यार जान अल्फा का एक इशारिया 5 रुपया 1.5 रुपीज इन हाउ मेनी लेबर आवर्स अभी देखे थे थोड़े पहले 2.5 घंटों में 1.5 रुपया कैलकुलेटर रखने का। अब यही बहसें हैं सर, और ये बहसें मेरा ख्याल वेरिएंस से शुरू हुई हैं। एक सेकंड पहले आगे देख लें और बताएं 1.8 कितने आवर्स और 3 कहाँ है यार, कहाँ है 3 और 3 के साथ 0 भी लिखा हुआ है यार। 1.5 इन हाउ मेनी आवर्स 1.5 आवर्स। अगर हम चाहें तो पर आर वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट निकाल सकते हैं। कैसे यार, कहीं एक वर्किंग करके दिखाया मेरे पता चल जाए। जी शाह आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। 0.6 किसी एक फिगर के साथ, और शायद सबका रेट पर आर सेम होने का मतलब आपको पता है। ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ये पर एक्टिविटी लेवल पर आर पर यूनिट सेम रहती है, लेकिन क्या एक्टिविटी के साथ चेंज होती है सर। तो पर आर रेट कैसे निकालूं अल्फा का? 1.5 डिवाइडेड तो सर जी बोल रहे हैं सर, क्या होगी 1 पॉइंट मेरे वर्ड्स क्या हैं, किसने सुने? दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर। फार्मूला क्या बनाऊं? पर मीन डिवाइड बाय होता है। मैं क्या करूं वेरिएबल ओवरहेड रुपीस पर आर, फार्मूला क्या बनेगा? वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइड बाय घंटे लेबर आर घंटे। बोले फिगर्स नहीं 1.55 ठीक है। इसका नाम बोलो रुपीस वेरिएबल ओवरहेड रुपीस पर आ रही है पर यूनिट है। कितने घंटों में इज इक्वल टू पूरा बोला फिर जब 0.6 पर लेबर आवर। देखिए थोड़ी सी बात वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर। पर मीन से होता है नहीं, पर मीन्स पहले होता है डिवाइड, और पर आर मीन्स पर 1 आवर। नहीं हजम हुआ सर। तीनों लेवल पे 0.6 कांस्टेंट होना कोई हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट होती है शायद, उसका पर यूनिट पर एक्टिविटी लेवल पर आर हो, पर यूनिट हो, पर मशीन आर हो, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन फिर ये चेंज क्यों हो रहा है? ये 1.5 फिर 1.8 क्यों हो रहा है? एक्टिविटी वो 3 घंटे 4 घंटे हजम मशीन आवर्स पे आ रहे हैं। मशीन आवर्स के सामने घंटे लिखे हुए और घंटे रुपीस लिखे हैं सब। ये क्या है 1.6 1.4 1.2 किस चीज के रुपीस है यार और किसके भाईजान? वेरिएबल ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स के रुपीस पर यूनिट है। अब नीचे है, इसका लिंक थोड़ा सा नीचे है, मशीन आवर्स नीचे नहीं है। बताइए हिम्मत करते हैं और मुझे मेरे वर्ड सुने एक मिनट मेरे वर्ड सुने, एकदम जज्बाती रहते हैं आप बल्कि आप वर्ड्स बोले, आप कैलकुलेट क्या करने लगे? नहीं इसका कोई फायदा नहीं। हाँ जी वेरिएबल ओवरहेड्स रुपीस पर मशीन आवर। एक दफा बोले और फार्मूला फिर जहन में बनाए। क्या उठाएंगे अब आप? पहले क्या उठाएंगे? पहले रुपीस उठाएंगे, फिर पर उठाएंगे, और पर अब मशीन आवर 8 घंटे पूरा बोलते हैं 0.2 के पर मशीन आवर। अच्छा भला है 1.6 से 0.2 निकाल दी। 1.6 कितने घंटों में? 8 घंटों में 1 यूनिट। ढूंढे टेबल का डाटा सारा ईच यूनिट का। तो हर घंटे का फिर मशीन आवर के एंगल से वेरिएबल और रेट क्या है?
वेरिएबल ओवरहेड रेट पर मशीन आवर इज 0.2 hours 0.2 सॉरी रुपीज पर मशीन आवर। बाकी चेक कर लें बराबर। ये में से शायद सबका आंसर आ गया, आपके अलावा नहीं आया। सेम आंसर आ गया, सेम ही होगा। हो गया, कर लिए। जी क्लियर है सर? नहीं सर, इसके नीचे ना एक टोटल होगा, तो उस टोटल से ना मेरे ख्याल परेशान होगा। आप बताएंगे टोटल किस चीज का होगा? मेरा ख्याल इन दोनों का सम हुआ होगा, ओवरहेड्स का सम हुआ होगा। यस सर। देन अदर डेटा में मशीन आवर्स देख ली हमने। लास्ट लाइन में क्या मिला? मैक्सिमम डिमांड पर मंथ यूनिट्स 900, 3000 और 500। ठीक है। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है और लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो अल्फा बीटा गैमा को 900, 3000, 5000 रिस्पेक्टिवली बनाना चाहिए डिमांड तक। Additional information. AL is also engaged in the trading of a fourth product Zeta. Which is very popular in the market and generates a positive contribution. बेचना चाहिए, क्यों? Positive contribution generate होगी। AL currently purchases 600 units per month for Zeta from a supplier at a cost of 40 का प्लीज सही पूरा नाम। परचेज प्राइस, या अल्लाह शुक्र है मौला, मौला मेरा शुक्र। परचेज प्राइस पर यूनिट है। इन हाउस मैन्युफैक्चर वुड रिक्वायर, हम खरीद रहे हैं फिलहाल, ट्रेडिंग मींस खरीद के बेचते हैं, लेकिन वो कहता है इन हाउस मैन्युफैक्चर वुड रिक्वायर, अगर की जाए, किसकी? रीटा की। तो क्या लगेगा? 2.5 kg मटेरियल बी लगेगा, 1 hour ऑफ डायरेक्ट लेबर लगेगा और 2 मशीन आवर्स लगेगा। तो क्या इस डेटा से हम कोई इन हाउस मैन्युफैक्चर का जीटा का खर्चा निकाल सकते हैं? कैलकुलेटर उठाएं, हेल्प करें। यस सर। पहला काम बोलो क्या? 2.5 kg किसके किसके किसके? मटेरियल ए भी तो लगना है, नहीं बताया। इनटू हो गया 6 मिल गया, 6 मिल गया सर। ये क्या 2.5 इंटू 6, जो भी आंसर आया इसका नाम, ये मटेरियल कॉस्ट आ गई, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, आगे क्या लगना है? घंटा लगना है एक लेबर का इंटू 10। तो यहां तक दोनों का ऐड करके जो आंसर आएगा उसका नाम मटेरियल लेबर प्राइम कॉस्ट बन गई। ठीक है सर, आगे बताएं क्या करें? क्या अगर यूनिट बनाएंगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी इंकर होंगे? सर इंकर होंगे सर। वो कैसे वर्किंग है? 2 मशीन आवर्स चले हो गए, अब 2 मशीन आवर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? क्या करूं सर? मशीन के 1 घंटे के ओवरहेड्स 0.2। लेकिन एक चीज मिस कर रहे हैं, ऊपर डाटा देखें, क्या जो लेबर का 1 घंटा लगेगा उस घंटे में लेबर के ओवरहेड्स भी लगेंगे? देखें जरा डाटा। हमारे जो डिस्कशन में वेरिएबल ओवरहेड्स है वो किसकी बेस पे? लेबर आवर्स की बेस पे भी है और मशीन आवर्स की बेस पे भी है। तो 1 hour इंटू 10 करके मैंने क्या निकाला है? ये तो लेबर कॉस्ट। तब मैं जब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ तो लेबर आवर्स की बेस पे भी है इस सवाल में और मशीन आवर्स की बेस पे भी है। तो मशीन आवर्स का ठीक है, समझ आ गया, 2 इंटू 0.2 से। और दूसरा 1, कौन सा 1? लेबर वाला इंटू कौन सा? 0.6। छोटी सी वर्किंग लिखेंगे सर। डायरेक्ट क्या? जी डायरेक्ट लेबर। ऊपर जो लेबर है हम हमेशा ही अज्यूम करेंगे कि मटेरियल भी डायरेक्ट है और लेबर भी डायरेक्ट है। ओवरहेड्स के अंदर फिर इनडायरेक्ट लेबर वगैरह होती है। ठीक है, एंड 2 hours ऑफ मशीन। सर अगर लेबर का 1 घंटा लगेगा तो उस 1 घंटे में लेबर 10 रुपए के हिसाब से अपने पैसे लेगा।
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेबर के उस एक घंटे में 0.5 रुपीज ओवरहेड्स 0.6 रुपीज ओवरहेड्स भी तो इनकर हो रहे हैं। नहीं, पहला स्टेप रिलैक्स। लेबर ने 1 घंटा लगाया, 10 रुपए बोलेगा, क्या उस घंटे में 0.6 रुपीज के ओवरहेड्स भी लगने हैं अकॉर्डिंग टू सवाल? बात समझ मेरी? वेरिएबल ओवरहेड्स इस क्वेश्चन में किस किस के साथ लिंक्ड है? लेबर आवर्स के साथ भी और मशीन आवर्स के साथ भी। हाँ डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें शायद सिर्फ वेरिएबल लेबर्स के साथ। तेरा क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढ मेरा, ये जो कंबर किया था, कंबर का डेटा देखना, उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स मेरे ख्याल सिर्फ मशीन के एंगल से बताया हुआ था, मशीन मिनट बताना। तो ये सिर्फ मशीन के एंगल से भी हो सकता है, मशीन चलेगी। लेबर के एंगल से तो मेरे ख्याल अक्सर ही होते हैं, लेकिन आज के क्वेश्चन में क्या हो गया, दोनों की बेस पे दिए हैं। तो दोनों की बेस पे मतलब अगर 1 घंटा लेबर का लग रहा है तो उस 1 घंटे में अपने लेबर को तो पैसे देने ही हैं, लेकिन अब उस 1 घंटे में अगर बिजली इस्तेमाल होगी तो बिजली का खर्चा भी होना है, और फिर मशीन के साथ भी लिंक है। मशीन अगर इस्तेमाल होनी है तो शायद उसमें भी फ्यूल वगैरह डालना, तो उसके भी ओवरहेड्स इनकम होना है। नहीं तो ये इस क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एंड व्हाट, लेबर आवर्स भी, और इसका मतलब अगर लेबर आवर्स इस्तेमाल होंगे तो लेबर का खर्चा भी होगा और वेरिएबल ओवरहेड्स का भी उसमें 0.6 के हिसाब से खर्चा होगा। समझ ना? ये क्लियर है जी आपको? सर ये आपने डायरेक्ट लेबर 2 दफा, और यार मैंने डायरेक्ट लेबर 2 दफा नहीं ली है यार, को खुदा का नाम नहीं। मैं डायरेक्ट लेबर 1 दफा लेता हूँ। मटेरियल 2.5, मटेरियल बी 2.5 into 6, आंसर बताइए। 15। ये सिर्फ क्या है? मटेरियल। लेबर 1 hour into 10, ये सिर्फ क्या है? सारी ये सिर्फ क्या है? नेक्स्ट बड़ी हेडिंग आ गई वेरिएबल ओवरहेड्स। क्या वेरिएबल ओवरहेड्स इंकर होंगे अगर हम यूनिट बनाएंगे? वेरिएबल ओवरहेड्स क्वेश्चन के मुताबिक किस किस की बेस पे? लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। ठीक है? लेबर आवर्स कितने लगने? हम यार लेबर आवर्स कितने लगने? ये तो बचपन आ गया, मुझे बचपन याद आ गया। बचपन में ये बात हुई थी कि क्या जितने घंटे लेबर काम करेगी उतने घंटे में ओवरहेड्स भी इंकर होंगे सर। अब लेबर को तो 1 घंटा लगना है, लेकिन ओवरहेड्स उस 1 घंटे में लेबर के लगेंगे, ये तो डबल हो गया। ये 10 क्या है? लेबर का खर्चा, एम्प्लॉई का खर्चा वो लग जाएगा, और उसी 1 घंटे में बिजली का खर्चा सपोज 0.6। तो फिर उसी हिसाब से सर ये वेरिएबल और रेट की लेबर और मशीन और फिर सेम है जो मशीन और क्यों लग रहा है? एम्प्लॉई ने 1 घंटा काम करना है जी सर, वो एक प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट लेवल पे ले जाएगा, बाकी काम मशीन का है। उसने यूनिट थोड़ा सा सेट करके मशीन में रख देना, मशीन 2 घंटे में से पूरा कर देगी। बस क्वेश्चन में हमने लेबर और मशीन और सेम सेम बास क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हम क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। हम क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, ढूंढे नहीं आपने कहा बास क्वेश्चन में क्या करा, तो बास क्वेश्चन में बताइएगा मैंने क्या ना करना, ये देख लेना क्वेश्चन, मैंने तो दिखाया क्वेश्चन में। मैंने तो ये कहा है कि क्वेश्चंस में लेबर आवर्स की बेस पे भी होते हैं, मशीन आवर्स की बेस पे भी होते हैं। मेरे जहां तक याद पड़ता है कि ये शायद पहला क्वेश्चन आया जिसमें ओवरहेड्स दोनों की बेस पे, लेकिन वो तीनों की बेस पे भी आ रहे हैं, पांचों की बेस पे भी आ रहे हैं। अगर वो वेरिएबल ओवरहेड्स उनके बेस पे दिस ये मशीन आवर्स की बेस पे सर कैसे करें? 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 0.2 टोटल देगा तो 26.4 टोटल कितना बना है? अब वापिस आ रहे हैं स्टोरी के अंदर, तो 26 के वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जीटा 40 रुपए के खरीदने का खर्चा,
बनाने का खर्चा कितना है? खरीदने का? खरीदें या बनाएं? आगे चले, बनाना तो चाहिए, नहीं मतलब बनाना असूलन बनाना चाहिए। इतना पता चल गया कि बनाने में 14 रुपए सेविंग हो रही। आगे चल जी, मल्टीप्लाई किया यार 2 घंटे into 0.2, variable overheads on the basis of machine is 0.4 rupees. Material A and B are purchased from a single supplier who has restricted the supply of these materials to 22,000 kgs and 34,000 kgs per month respectively. ये क्या मिला सर? ये लिमिटेड नहीं मतलब ये कुछ ऐसे मिली चीजें जिनकी वर्किंग अब हो। Restriction is likely to continue for next 8 months. अच्छा, कहीं डेटा मैक्सिमम एक पर मंथ दिया हुआ है, अब यहाँ 8 मंथ आ गया, तो ऐसे परेशान नहीं होइएगा, समटाइम क्वेश्चन पूरा करेंगे तो आप प्लीज समझ रहे। AL has recently accepted a government order for the supply of 200 units, 300 units and 400 units of alpha, beta and gamma for the next each month for the next 8 months. ये तो 200, 300, 500, 400 दिया हुआ, ये क्या है? नहीं मतलब ये हर मंथ का है, पर मंथ है और नेक्स्ट 8 मंथ्स में ये ऑर्डर है, हर महीने ये ऑर्डर। कब तक है? अब इसमें जो वर्ड इंपॉर्टेंट हुआ, रिसेंटली एक्सेप्टेड। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर चुके हो आप, तो ये शायद अंडरस्टूड सी बात है कि फिर उसकी प्रेफरेंस हो जाती है। क्या ख्याल है? क्या इसको छोड़ के अब बाकी बनाने शुरू कर देंगे? मतलब ये अज्यूम्ड है किताबों में कि अगर आप जुबान दे बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फिर आप फुलफिल करेंगे, अनलेस ऑफ कोर्स क्वेश्चन में कहा गया, वैसे वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप जैसे नौजवान फौरन इंतजार शुरू कर देंगे कि बात हो कि हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लें। तो अगर कोई जिसका कल वाला क्वेश्चन देखना था, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रेफरेंस बताई थी उसने, एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट, ह्यूज पेनल्टी से इस तरह के वर्ड्स हैं। तो जब भी कोई इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बताना शुरू कर दे तो फिर इनकी प्रेफरेंस हो जाए। आ जाओ, और प्रेफरेंस के बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि अब किसको बनाएगा। These quantities are, एक और लाइन है, these quantities are in addition to the maximum demand stated above. इसका क्या मतलब हुआ? ढूंढे जरा पर मैक्सिमम डिमांड के 900, 3000, 5000, क्या उनमें ये 200, 300, 400 शामिल है? तो इसका मतलब 1100, 3300 and 5400 is the total quantity of demand जी per month. There is no beginning or ending inventory. करना क्या है? Determine whether AL should manufacture Zeta internally or continue to buy it from the supplier during the decision आप लेना है next 8 months का। क्या डिसीजन लेना है? दोबारा रिपीट करना, क्या जीटा को इंटरनली बनाएं या बाहर से खरीदें? अब देखिए, इसमें अगर गलत तरफ हम चले जाएं तो बात तो वैसे ही खत्म हो जाती है। ऊपर आए जरा जीटा वाला पैराग्राफ, बनाने का खर्चा ऑब्वियसली कितना निकाला हमने, और खरीदने का अब 14 बच रहा है। अगर तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं है तो अल्फा भी बनाए, बीटा भी बनाए, गैमा भी बनाए और जीटा भी हर सूरत बनाए। लेकिन अगर आ गया लिमिटिंग फैक्टर तो फिर हो सकता है ये 14 रुपीज सेविंग कम हो और बाकियों की सेविंग ज्यादा हो। तो सेविंग तो है इसमें, तो अगर लिमिटिंग फैक्टर ना है फिर तो सेविंग है, इसको भी बनाए, उनकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होने भी बनाए। लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जो सेविंग है वो बाकियों से ज्यादा है, कम है। हो सकता है बाकियों की सेविंग इससे ज्यादा हो और इसकी प्रेफरेंस एंड में आ रही हो सकता है इनके पास नहीं सेविंग या कंट्रीब्यूशन। देखिए, कंट्रीब्यूशन और सेविंग में ठीक है, थोड़ा सी और एस से भी फर्क है, और कंट्रीब्यूशन, लेकिन कंट्रीब्यूशन है क्या? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, वो पैसे जो बचने हैं, हाँ वो क्या है, बेच के बचने हैं। और अगर सेविंग की तरफ आ जाए तो बना के बचने हैं, एंड में पैसे बचने ही हैं। तो शायद बात अल्टीमेटली वर्ड्स फर्क है, दोबारा देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या चीज है? बना के बेचने से कितने रिमेनिंग हमारे पास बचेंगे,
सेविंग करते क्या, सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं, सेविंग बाय मैन्युफैक्चरिंग, खरीदने का खर्चा, बनाने का खर्चा, तो बनाने से जो पैसे बचने हैं, तो शायद अल्टीमेटली इन दोनों का मीनिंग सेम हो जाना, बचत है ये, बेचने से और बनाने से। तो ठीक है, अभी हम फिगर्स के साथ देख लेंगे फर्दर। मीन्स से हो सकता है जो सेविंग है बनाने से 14 रुपीज वो कम हो जो बेचने की सेविंग है ए अल्फा बीटा और गामा। तो ये अब जरूरी नहीं है कि हमें पहली प्रेफरेंस जीटा को देनी है। हाँ, हो सकता है जीटा की रैंकिंग वन आ जाए, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि किसकी क्या रैंकिंग है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, नंबर 1, अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं, लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर हमें रैंक करके देखना चाहिए। ठीक है, 14 रुपीज सेविंग तो है, लेकिन हो सकता है ये कम हो और उनकी सेविंग ज्यादा हो, तो प्रेफरेंस उनको मिलनी चाहिए। नहीं, इसकी 14 तो हमें पता है ना, ये 14 पता, बार बार 14 बोल रहा हूँ, कैसे निकाला 14? 26 की वर्किंग कर दी हमने और 40 रुपीज का मिलता है, तो 14 रुपीज सेविंग है, लेकिन अभी हमें उनका नहीं पता। उनका जब पता चलेगा तो फिर शायद हम राइट डिसीजन ले सकेंगे। अगर उनकी कम है, उनसे बचत कम है, तो यकीनन इसको बनाएं और हरगिज ना खरीदें। लेकिन अगर उनकी बचत ज्यादा है तो पहले उनको बनाएं, फिर अगर कुछ रिसोर्सेज बचे तो इस पर जरूर लगाने तो चाहिए, लेकिन अब किस ऑर्डर में लगाने हैं वो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। क्लियर है मैंने कॉन्टेक्स्ट? तो पहला स्टेप वन सेकेंड फिर क्या हो जाएगा कि आइडेंटिफाई करें लिमिटिंग फैक्टर है भी या नहीं, फिर एक है या दो है, ये तीन क्यों नहीं बोला मैंने? डाटा 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 ये मटेरियल्स का जिक्र है, अब डेफिनेटली लेबर भी लगनी है, मशीन आवर्स भी लगने हैं, उनका अब जिक्र अगर नहीं है तो वी अज्यूम क्या बोल दे सर कि वो अवेलेबल होंगे अप टू द रिक्वायरमेंट। अब डिसीजन वैसे हमने क्या लेना है, आखिरकार डिसीजन हमारा क्या है कि जीटा बनाएं या ना बनाएं, लेकिन बनाएं या ना बनाएं के लिए अब हमें बहुत दूर तक जाना। ये वर्किंग पे आना, मेरा ख्याल है एक पेज रखते हैं बस, चलो देखते हैं, तो पेज रह जाए तो खैर ये ना कम हो जाए। ये ठीक है जी मोहन साहब? एक डिसीजन थोड़ा सा और भी आपको लेना पड़ना था, देखते रहिएगा चीजें सारी सारी फिगर्स ढूंढ के लिखवाने की कोशिश किया करें। सारा डाटा शायद पर मंथ है, लेकिन डिसीजन आपने नेक्स्ट 8 मंथ्स का लेना है। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम मंथली वर्किंग कर लें और उसे प्रोजेक्ट कर दें 8 मंथ्स पे, या हम हर जगह इंटू 8 लगाएं। देख लें आप डाटा, मेरा ख्याल है पढ़ लें दोबारा, सारा पर मंथ है। देख लें पहले देखें तो सही, आप तो देखें, मैंने तो देखा इसलिए मैंने पहले डिमांड पर मंथ है, फिर जीटा का जो 600 है वो भी पर मंथ है, फिर केजीज भी शायद पर मंथ है, फिर गवर्नमेंट ऑर्डर भी पर मंथ ही है, यकीन फॉर नेक्स्ट 8 मंथ्स का भी है, तो मंथली डाटा है। शायद टाइम बच सकता है, कैसे एंड में कर, लेकिन एंड में डेफिनेटली करना है, हमें डिसीजन 8 मंथ्स के एंगल से बताना। शुरू करें, बताएं जी किसकी वर्किंग है? मटेरियल हम मायूसी सारी छोड़ दें, पता अब आपको सब कुछ चल गया हुआ है, नई बात अब कोई नहीं है सवाइस के डाटा नहीं है। ये अवेलेबल क्वांटिटी 22,000 पेज। रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट हो? जी ठीक है, अल्फा के कितने यूनिट्स देखो? 1100 कैसे आ गए यार?
प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। दीज गवर्नमेंट ऑर्डर वाली क्वांटिटीज हैं, वो इन एडिशन है। तो 900 जमा 200 1100 1100 ठीक है सर। ये क्या है 1100 यूनिट्स? 1 यूनिट ऑफ अल्फा शुड टेक 2 kgs ऑफ मटेरियल ए। डन है, ये ढूंढना है सही प्लीज, बाकी करें। करें करें खामोशी से करें, मुझे अपने बस भैया बताना है, ये लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं। तो 8300 इंटू 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 0। बीटा पे लगना है, और लगना तो है, लेकिन बी लगना है। गैमा 5400 इंटू 3 16,200 जी। जीटा ढूंढने मटेरियल ए लगना है, और नहीं लगना है, डालना तो है डेफिनेटली बी। देखिए इस स्टेप पे कंसंट्रेट करें यार, इस स्टेप पे हमेशा रोज क्या होता है, हम सब कुछ बनाना चाहते हैं। और तो हमने जीटा चेक भी कर लिया, हम जीटा भी बनाना चाहते हैं, लेकिन जीटा पे मटेरियल लगना नहीं। इस स्टेप में काइंडली प्लीज फाइनल करें यार, ये तो ना करें। इस स्टेप पे क्या देखा जा रहा है? सब कुछ सब कुछ सब कुछ अप टू डिमांड। अगर बनाएं तो क्या अवेलेबिलिटी है? सही ठीक है। अब बीटा पे और जीटा पे लगना नहीं मटेरियल है, ठीक। तो जीटा और बीटा डेफिनेटली अपने ना भी लिखे जाए, लेकिन इस स्टेप पे देखा क्या जा रहा है प्लीज, कि अगर सब कुछ बनाए तो क्या अवेलेबिलिटी है? तो टोटल कितना बना? 18400। क्या पता चला इस स्टोरी से? नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। तो साथ ही ये डिसीजन दूसरा लिमिटिंग ही होगा, इस चक्कर में नहीं पड़ जाना प्लीज। अगर नहीं होगा तो सुने गौर से, फिर भी अब कंट्रीब्यूशंस निकाल लेंगे, और अगर वो नेगेटिव आ गई तो फिर वो नहीं बनाएंगे। अगर लिमिटिंग नहीं भी है, बना सकते हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, तो फिर शायद आपको ये बेंडिंग डिसीजन लेना चाहिए। तो रट्टा प्लीज नहीं लगा। मटेरियल 20 है, मटेरियल बी अवेलेबल कितना है? 34,000। और बेटा मौसम को खुद आ गई यार, क्या हो गई? और मटेरियल ए हो रहा है यार 4 kg। मटेरियल ए इज अनदर नेम ऑफ मटेरियल बी। कहानी मुका दे। इलेवन 1100 इंटू सर, अब कौन सा मटेरियल शुरू हो गया? तो बीटा 3 गैमा 2.4 2.4 ही है।
जीटा पे भी लगना है मटेरियल बी, और ना लगाए यार, लगाएं लगाएं, क्यों लगाएं? नहीं नहीं, क्यों लगाएं? बचता है, लगाएं, बनाएं। कितने बनाएं? हर मंथ 600 बनाएं, और कितने केजी लगाएं, जरूर लगाएं। गैमा का बनेगा 2100 और 1500, टोटल बना 35 200। क्या बना जी 35 200? रिक्वायरमेंट, इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। अब अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर जीटा को सबसे पहले बनाए। और यार जीटा को बनाने में 14 रुपीज बचते रहे, बस काफी है यार, इतने काफी है या नहीं है, इसका कैसे डिसीजन होगा? बाकियों को भी देखें। हाँ, अगर इसके ज्यादा है ठीक है, बाकियों को छोड़ो, इसको बनाए। ठीक है सर, तो इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर नाउ। तब रैंकिंग किसके एंगल से होगी? दोनों के एंगल से? नहीं मतलब दोनों मटेरियल्स के एंगल, रैंकिंग नहीं, रैंकिंग नहीं। अब मैं रैंकिंग जो मटेरियल बी के एंगल से होगी, ये तो लिमिटिंग निकला ही नहीं है। अब रैंकिंग में प्रोडक्ट्स कितनी कंसिडर होंगी? चारों। लेकिन चारों वाली स्टोरी आप जरा देखें, जरा क्या है ऊपर वाला पैराग्राफ एप्लीकेबल है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर? चारों में से अल्फा बीटा गैमा की कोई आपको आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं बताई हुई। लिमिटिंग फैक्टर तो अब है, अब पर लिमिटिंग फैक्टर वर्किंग तो करनी है, लेकिन कंट्रीब्यूशन की बेस पे या सेविंग की बेस पे? अब ये डिसीजन लेना है। ये डिसीजन कैसे होगा? अगर तो आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है तो कंट्रीब्यूशन की बेस पे, और अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन है तो अब यहाँ किस किस की आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है, तो इनकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की वर्किंग हो जाएगी, और जीटा की सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर। कॉलम 4 ही बन जाएगा। सोच लेंगे, मेरा ख्याल है दोबारा सोच लेंगे, मेरा तो ख्याल लाइक हो जाएगा, लेकिन लिख के देख सकते हैं। अगर लाइक नहीं बनेगा तो देख सकते हैं। अच्छा वर्ड है लाइक, मतलब एक जैसी बात होगी तो कंपैरिजन होना चाहिए, तो लिख के देख सकते हैं। कॉलम है ये किस किस का कॉलम से? अल्फा बीटा गैमा जीटा। अच्छा, डेफिनेटली एक चीज अंडरस्टूड पहले, ये दोबारा सोच लें। गवर्नमेंट ऑर्डर प्रेफरेंस पे कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हुए हो, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट हो गए हो, तो उनकी प्रेफरेंस हमेशा रहेगी। तो इन अदर वर्ड्स हम उस गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद देख रहे हैं कि किस रैंकिंग में होना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली ये काम जो है शायद पर यूनिट होना होता, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या सेविंग पर यूनिट। आज जरा अब ये डेटा सिंपल हो गया, मतलब इसमें जो केजी से वो छुपे हुए थे, बाकी मेरे ख्याल फिगर्स अवेलेबल है। सेल प्राइस पर, सेल प्राइस पर यूनिट 66, 88, 106, और जीटा की 40 ना बोलिएगा, 40 नहीं हो सकता, तो डैश हो गया, और इसके अगली लाइन में लिखना है परचेज प्राइस। वो सेल प्राइस नहीं, वो खरीदारी की कॉस्ट है। कंपेयर किससे करना है दोनों को? नहीं, सेल को भी वेरिएबल कॉस्ट है और परचेज कॉस्ट को, प्राइस को भी वेरिएबल कॉस्ट है, तो यहाँ ये शायद इकट्ठा किया जा सकता है।
क्वेश्चन अगर देखें तो शायद हम यहाँ टाइम भी सेव अप कर सकते हैं अगर हम चाहें। ये शायद सारा पर यूनिट ही डाटा है, इस तरह के डिसीजन होने चाहिए शायद। मसलन अल्फा की फिगर्स देखा जरा, 8 क्या है, नहीं 8, 12, 25, 1.5, 1.6, ये सारे ही पर यूनिट फिगर्स अवेलेबल है, रुपीज अवेलेबल है, देख लें। कर लें इकट्ठा? कैसे? 8 + 12, ऑब्वियसली लिखना चाहें तो गलत नहीं है, लेकिन जहां हो सके टाइम शायद वेरी इंपॉर्टेंट। 8 + 12, कोई एक वर्किंग बार जरूर लीजिएगा। 8 + 12 + 25 और प्लस 3.1 लिख दो। 3.1 लिख दो सर। वो क्या वो तो सारों का टोटल है, ओवरहेड्स का आंसर। बाकी आप बताएं, कर लो। जी साहब बेटा, अगर आपने इंडिविजुअल लिखना शुरू कर दिया तो कंप्लीट करें, ऐसे ना मतलब परेशान होने वाली इसमें मेरे साथ इकट्ठे। सर एग्जाम में इसी तरह एक टीवी के बाकी वैसे सर डेफिनेटली सर, एक भी जरूरत नहीं है सर, एग्जाम हॉल जहन में लाए सर, एग्जामिनर ढूंढ लेगा सर, कुछ करके उठना बस। हाँ डेफिनेटली एक आध मतलब आप मेरे से ज्यादा समझदार है, कहाँ इतना टाइम है सर। गैमा सर 63.7 जी साथ इकट्ठा। जीटा की अब 26 की वर्किंग हुई भी है, कहीं दोबारा लिखनी है तो लिखना, अगर कहीं दोबारा लिखनी को स्टार वगैरह बना के, तो मैंने मेरे ख्याल लिखी थी, मिटा दी शायद, दोबारा लिखना। मटेरियल बी 2.5 × 6, डायरेक्ट लेबर 1 × 10, वेरिएबल ओवरहेड्स, इसकी अलग-अलग वर्किंग लिखिएगा, बेस्ड ऑन लेबर 1 × 0.5.6, मशीन 2 × 0.2, 15, 10.6.2। $17.9 है सर, 36.8 बिकॉज साथ मैच है वैसे, 42.3 and 14, ये ठीक है। इसके साथ नाम क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन / सेविंग। जी सेविंग बाय प्रोडक्शन पहले थोड़ा सा अगर आप फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें जरूर करें। नहीं अब पहले भाई ने जो बात की है वो मेरे ख्याल 1 मिनट रुक के यहाँ सोच लेता। अब ये जो फिगर्स आई हैं, पहली 3 कंट्रीब्यूशन है और आखिरी सेविंग है, तो क्या ये फिगर्स अब कंपेरेबल भी हैं, इस एंगल से जरा सोचो। रीजन बताएं क्यों, एक एस से है एक सी से, एक सेविंग है कंट्रीब्यूशन। नहीं देखिए उसकी सेल प्राइस की अब हमें जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने डिसीजन ये लेना है, कंसंट्रेशन में रिवर्स होना,
बनाएं और बेचें या खरीदें और बेचें। बेचना तो कांस्टेंट है। लेट्स से उनको 60 रुपीज सेल प्राइस हमें पता नहीं, तो असूलन तो बनाए, क्योंकि बना के बेचने से 14 रुपीज कम इंकर हो रहे हैं और डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन 14 रुपीज से बढ़ जाएगी। ये मेरे आखिरी वर्ड समझ आते हैं? कंट्रीब्यूशन 14 रुपीज से बढ़ जाएगी। तो ये भी असल में कंट्रीब्यूशन ही है जो बढ़ेगी, लेकिन ये कब बढ़ेगी? जब हम बनाने का डिसीजन लेंगे। तो यकीनन कंट्रीब्यूशन और सेविंग डिफरेंट वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन उसकी जरा अगर ट्रांसलेशन कर दी जाए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कोशिश की है, तो शायद अल्टीमेटली बात एक ही है। व्हाट इज द मीनिंग कंट्रीब्यूशन? नहीं सेविंग नहीं, मतलब उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं, हमारी कौन सी अपनी जुबान नहीं है। अगर हम अल्फा को देख लेते हैं ना, अगर हम अल्फा को बना के बेच रहे हैं तो हमें 1 यूनिट के अगेंस्ट 17.9 रुपीज बच रहे हैं। मार्जिन कहना है, लेकिन कंट्रीब्यूशन है सर, मार्जिन तो फिर वो तरफ नहीं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो मैं तो उन्हीं वर्ड्स की बजाय अपनी जरा आसान जुबान, अपनी अंडरस्टैंडेबल जुबान में लाना चाहता हूँ। 36.8 और 42.3 बताएं क्या? बेचने से इतने पैसे बचते हैं, बना के बेचने से इतने बचते हैं। अब उधर आ जाएगा, खरीद नहीं, मतलब खरीदने की बजाय बनाने से बचते हैं, खरीदने की बजाय बनाने से 14 रुपीज। तो ये असल में हमारी सेविंग्स ही हैं, वो बेचने से है और वो खरीदने की बजाय बनाने से। ये सेविंग्स है, इस एंगल से देखें सारे। तो यकीनन वो फिगर्स हमें लग रही हैं कि वो डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट हुई हैं, लेकिन ये सारी हमारी बचत है अल्फा, बीटा, गामा और जीटा की। नहीं क्लियर हुई मेरे बात? इसको आगे बेचना भी होगा तो उसका डेफिनेटली। देखिए नहीं बिकॉज एक 40 रुपए, एक 26 रुपए, हम फिगर ले लेते हैं, हमारे पास सेल प्राइस नहीं है। इधर क्वेश्चन देखें, हमें नहीं पता जीटा की सेल प्राइस है। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स अज्यूम 50 रुपए, 50 में से 40 माइनस करेंगे, 10 रुपए क्या है कंट्रीब्यूशन। अब इसको ध्यान में रख लेता हूं मैं। बताएं सेल प्राइस क्या अगर बना के बेचेंगे? बना के बेच रहे हैं नहीं, बना के बेचेंगे तो सेल प्राइस क्या 50 ही होगी। बना के बेचेंगे या खरीद के बेचेंगे तो प्राइस का इंक्रीज नहीं उसने बताया ना हमें, लेकिन उससे फायदा हमें क्या होगा? फिर 50 माइनस 26 कितनी बचत होगी? 24। लेकिन 10 तो होनी ही है, चाहे बना के बेचें या खरीद के बेचें, मतलब वो 10 तो होनी थी। लेट्स अज्यूम 10 तो होनी है। कौन सा 10? जो 40 और 50 का फर्क है। हमारे इस डिसीजन से कि बनाना है हमें, फर्दर कितने बचे? तो वो तो बच ही रहे हैं, नहीं 10 तो बच ही रहे हैं। इससे क्या होगा? 24 बचेंगे, लेकिन 24 मींस एडिशनल 14 बच। तो हमारा इस का डिसीजन क्या है? क्या इसे बनाएं या खरीदें? तो ऑब्वियसली 14 एक्स्ट्रा बच रहा है, लेकिन अगर साथ वाली फिगर्स को भी देखा जाए तो उनमें 17, 36, 42 शायद बच रहा है। लेकिन अभी एक काम वैसे आगे भी रहता है कि उन्होंने लिमिटिंग फैक्टर कंज्यूम कितना कितना करना, तो बच तो रहा है, लेकिन क्या हाईएस्ट बच रहा है, लोएस्ट बच रहा है, थर्ड सेकंड थर्ड लास्ट फोर्थ क्लास कितना बच रहा है? तो ये फैसला होगा। तो चारों में बचत है, लेकिन क्या लिमिटिंग फैक्टर को कंसीडर करके सही डिसीजन हो सकेगा? आप चलो ना सर, ना सिर्फ फर्क क्या है पिछले सवालों में और इस सवाल में? पिछले सवालों में या तो आउटसोर्सिंग ऑप्शन थी या नहीं थी। कम्बर देखा था, कम्बर में तीनों की थी, तो वहां हमने सेविंग निकाली सब। देखा ना सर, ना करना यार, ना करनी यार, खुद आवा मैं खुद की सर अपने रजिस्टर में देखें सर, कम्बर का आंसर जल्दी हो जाए सर, ये तो इल्जाम है। सेविंग निकाली, देख लेना, देख के डिसीजन। देखिए अगर क्वेश्चन में आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है तो फिर हमने कंट्रीब्यूशंस निकाली, और कम्बर में तीनों की आउटसोर्सिंग ऑप्शंस अवेलेबल, हम सेविंग निकाली। यहाँ इशू क्या बना हुआ? और दोनों है। मैं स्टिल ये कहना चाहता हूँ कि दोनों तो हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर से एनालाइज करें तो शायद नेट इफेक्ट सेम, वर्ड्स यकीनन फर्क है,
लेकिन नेट इफेक्ट सेम का मतलब ये हमारी बचत है बेचने से या बनाने से, क्योंकि सेल प्राइस पता नहीं है, मुझे नहीं पता, उसकी जरूरत नहीं है ना। उस वो देखे जो मैं 50 बोल रहा हूँ ना, उसकी जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो 50 मिलना है चाहे बना के या खरीद के। तो असल फैसला क्या है कि क्या बनाने से कोई एक्स्ट्रा बचता है, ये असल फैसला करना, वरना खरीद के बना लेते हैं, सॉरी खरीद के बेच लेते हैं। तो बेचना कांस्टेंट है, क्या मतलब खरीद के बेच लें या बना के बेच लें, तो क्या चीज कांस्टेंट है, फैसला क्या है, खरीद के बेचें या बना के बेचें। तो खरीद के बेचें या बना के बेचें में 14 रुपए का गैप है, लेकिन स्टिल हम अभी किस चक्कर में, लिमिटिंग फैक्टर है। अगर ना होता तो ये बहस खत्म हो गई होती, बनाना है बनाना है बनाना है बनाना है, 14 रुपए बेचते हैं। लेकिन अगर अब लिमिटिंग फैक्टर है तो डिसाइड ये करना है कि इसको बनाने में ज्यादा फायदा है या बाकी। बचत देख रहे हैं हम, बचत देख रहे हैं हम, तीनों चारों की बचत देख रहे हैं कि कितने पैसे बच रहे हैं। सर बचत देख रहे हैं, 1 यूनिट की वर्किंग कर रहे हैं, 1 यूनिट की, और 1 यूनिट की बचत देख रहे हैं। अगर जीटा की सेलिंग प्राइस होती तो वो जो 10 से 20 रुपए जो भी इसके एक्स्ट्रा वो तो बच रहे हैं, जो भी सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का फर्क है वो तो हमें बच रहा है। तो वो तो इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि हम बनाए नहीं। जब परचेज प्राइस से ऊपर वाली फिगर है सर, उसको छोड़ दें उसके हाल, जब परचेज प्राइस से ऊपर फिगर है सेल प्राइस, वो तो हमें इन एनी केस बचना है। ये मेरी बात समझ आती है, इन एनी केस बचना है। क्या मतलब इन एनी केस, खरीद के बेचें या बना के, हमारा डिसीजन क्या है, फर्दर बचत कितनी है, और इनकी कोई फर्दर बचत उस तरह से नहीं, इसे बना के ही बेचना है। जो अल्फा बीटा गेम है, इनकी बचत हम सिर्फ कब कर सकेंगे, अगर बना के नहीं, इनकी अब आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है। अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन इनकी होती, इधर भी क्या करते, इधर भी ये देखते कि बनाने से क्या है, क्योंकि फिर बेचने से तो बच रहा है, वो तो बचना ही था। लेकिन इनका बनाने से ही बचना है, खरीदारी के ऑप्शन बताएंगे, बेचना तो है ही हमें, लेकिन क्या बना के बेचें या खरीद, ये डिसीजन है। अल्टीमेट डिसीजन तो वही है ना कि चारों में बचत हो रही है, हमें देखना है कि हमारे हमारी हाईएस्ट बचत कितनी है, लिमिटिंग फैक्टर को कहां लगा के हाईएस्ट सेविंग की जाए। चलो सर, अब चले सर, अब बताएं क्या लिखना, पता नहीं, ये तो बता दें भैया। नेक्स्ट क्या आइडेंटिफाई करना है आपने, लिमिटिंग फैक्टर का नाम बताया, मटेरियल बी या ए, रुक जाए फिर लिखें, पहले सोचें। मटेरियल बी पर मीटर बी केजीज पर यूनिट लिखवाएं। हिम्मत करें सर, दोबारा डाटा देखें, दोबारा डाटा देखें, दोबारा डाटा देखें, दोबारा डाटा 2 3 4 और 2.5 इधर भी है, ढूंढे 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 2.5। मिल गया 2.5। अब क्या करें, पूरे वर्ड्स बोला, कंट्रीब्यूशन स्लैश सेविंग पर केजी ऑफ मटेरियल पर मटेरियल बी। जी जी, तो मेरा नहीं ख्याल, अब इसकी हम कॉलम के नीचे बनाना यही है, लेकिन ना उस बेचारे के साथ इतना आइसोलेट करें इस गरीब को। हाँ सर बताएं सर, 8.95 क्या है सेविंग पर केजी, ठीक है चलो, नहीं वो वर्ड मेरा ख्याल खत्म करें, बचत पर केजी। चलो अगली 12.27, 10.58, लास्ट वन 5.6 पे एक वर्किंग लिखो। सबको पता है कैसे वर्किंग हुई है, बोल दें कैसे हुई है।
कंट्रीब्यूशन या सेविंग डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर। मटेरियल बी रैंकिंग रैंकिंग स्पीड अप रैंकिंग नंबर 1 2 3 4। एग्जामिनर को आप सीरियस ले आपको क्या क्या नहीं है मेटेरियल देने से तो पता हो तो फिर ही होनी थी। नहीं अगर पता होता तो हम क्या करते? नहीं अगर पता होती और आउटसोर्सिंग ऑप्शन भी होती तो फिर भी हम ऐसे करते, फिर भी हम एक्स्ट्रा की रखने करते हैं कि फर्दर कितना कमाया जा सका बना के। अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन हो तो प्लीज यू कंपेयर परचेज प्राइस विद वेरिएबल कॉस्ट। कल बात हुई है। और अगर ना हो तो वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। जी नहीं मतलब पहले ये क्लियर कर लें कि करना क्या है और हमें क्या क्या करना पड़ा है। अब ठीक है रहेंगे जल्दी स्पीड अप हो रहा है काम कर। अब क्या करना है? ऑप्टिमम प्रोडक्शन में क्या जीटा बनाना? सर जीटा बनाना है सर, लेकिन किस ऑर्डर में? 4th ऑर्डर। अब इस स्टेप में अब क्या करना है मुझे? रुक जाओ, मेरा ख्याल है लास्ट स्टेप देख ले वाइंड अप करने से घर में कीजिएगा, फिर मैं 2-3 सवाल देखूंगा। मटेरियल बी अवेलेबल, मटेरियल बी अवेलेबिलिटी बताएं। छोड़ दें लिखना 34,000 के ये अब आगे यूटिलाइजेशन। और यूटिलाइजेशन में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्डर साइड पर तो अपने डेटा ढूंढना है। यूटिलाइजेशन अब ये जो वर्किंग अब मैं कर रहा हूँ इस वक्त आपने फर्स्ट पेज पे करनी है, शायद यही मैं अल्टीमेटली रिक्वायर्ड है कि जीटा बनाएं कितना बनाएं। तो एक मिनट मैं इसलिए करूँ, पहले बात मेरी पूरी सुनो। अच्छा साहब अभी आप लिख ही नहीं रहे। यूटिलाइजेशन किसकी? मटेरियल बी की। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्डर की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर है जी। गवर्नमेंट ऑर्डर किसका है? गवर्नमेंट ऑर्डर तीनों का है। देखे डाटा 200 इंटू बोलने ढूंढे डाटा ढूंढे 200 यूनिट्स पे कितने केजी लगेंगे? अल्फा के प्लस 300 इंटू 3 प्लस 400 इंटू 4 ही होगा। 400 इंटू 4 ही वैसे ये क्या है? 234 कितना मटेरियल लग जाएगा गवर्नमेंट ऑर्डर पर? जी 2900। ये भी पर मंथ एंड में वर्किंग कर लेंगे। अभी इस वक्त पर मंथ सारा ही पर मंथ है, सारा पर मंथ है। एक फाइनल आंसर की तरफ आते हैं जी। रिमेनिंग कितना बचेगा? करवा दें सर जी, करवा दें। वर्किंग क्या होगी सर? कैलकुलेटर अलाउड है सर, सॉरी मैं बताना भूल गया। अब रिमेनिंग जो बचा है ये किस ऑर्डर में? अब रैंकिंग ऑर्डर में तो रिमेनिंग सॉरी कितना? 31,100। अब रैंकिंग देखें अपनी। सबसे पहले बीटा है सर, ये आराम से। बीटा के कितने? 900 नहीं 300,000 सर जी। सब हाल देखें हम लोग क्या कर रहे हैं। और यार 3000 में तो गवर्नमेंट ऑर्डर शामिल ही वो अलहदा हो चुका है। तो 3000 इंटू बोल दें 3,9900 सॉल्व कर रहे हैं आप 9,000। अब ध्यान किधर रखना है? रिमेनिंग पे, रैंकिंग पे भी और रिमेनिंग पे भी। 9,000 लग जाएगा। अब किसको लगाऊं? गैमा के कितने यूनिट्स बनाने? 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20,000 केजी। इसको भी लगाएं, लग जाएंगे। टोटल 29 हो गया। ध्यान रखिएगा। रिमेनिंग कितने पड़े हैं अभी? किसको लगाएं पहले? अल्फा को या जीटा को भी लगाने जरूरी नहीं है, लगेंगे तो ठीक है जी। अल्फा
900 इंटू 2 1800 रिमेनिंग बताएं 300 बचे किसके लिए जीटा के लिए जीटा के एक यूनिट को कितना रखना है 2.5 कैलकुलेटर पकड़ना है 300 डिवाइड बाय 2.5 क्या मतलब 120 यूनिट्स अल्हम्दुलिल्लाह बन जाएंगे चाहिए कितने 480 पर मंथ खरीद लेंगे और इंटू 8 करके फाइनल आंसर बता देंगे आ जाए यहाँ तक क्लियर जी शाह साहब एक बार इंतजार करो अल्लाह करे आप टाइम पे सो सके आज एक मिनट पर मंथ होगी ये तो 8 मंथ्स की तो 1 मंथ जी 120 अब क्या है 120 ये मैन्युफैक्चर होंगे तो यहाँ पहला डिसीजन तो ये लें कि क्या कुछ खरीदने भी पड़ेंगे वी शुड परचेज रिक्वायर्ड कितने वी शुड परचेज हाँ जी 480 कैसे बना 600 minus 120 480 units of zeta per month and therefore डिसीजन क्योंकि 8 months का है therefore जरा बोल देखो 480 multiplied by ठीक है ये क्या है 480 per month 38 and therefore 480 into 8 3840 in next 8 months ठीक है क्लियर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये क्लास लाइन जी डेफिनेटली ये भी लिखा जा सकता है वी शुड मैन्युफैक्चर इतने 120 into 8 नहीं वो तो इसका है ही नहीं जीटा का तो गवर्नमेंट ऑर्डर है ही नहीं
नहीं, जीटा का गवर्नमेंट ऑर्डर में है ही जिक्र नहीं। गवर्नमेंट ऑर्डर किसका था? अल्फा बीटा गैमा, वो हमने सेपरेट कर दिया, उसको सेपरेट करके ये डिसीजन हुआ। एक सेकंड, ये पेज नंबर 74 निकालिए। ये टेस्ट कहां तक पहुंचा? आज का दिन और ले लें, कल फिर मैं शेयर करता हूँ उसका आंसर। साथ साथ रखना पड़ना है काम। पेज नंबर 74 पे क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 77 पे क्वेश्चन नंबर 3। ये दो छोटे छोटे सवाल, सवाल दो करके की वजह से हमें परेशान हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल आधे घंटे ज्यादा लगेगा। कौन कौन से पेज पता है मैंने? 74 पर क्वेश्चन नंबर 1 और 77 पे क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, जिसके आंसर्स भी हैं, मैक्सिमम कोशिश करके। ठीक है, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। 1, 3, 74 and 77 respectively.